आज हम लोग पढ़ेंगे होम साइंस। बिंदा अंदर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चेहरे पे कलर ठीक है। लेसन 4 ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेसन का नाम है ग्रामीण स्वच्छता। ग्रामीण स्वच्छता मतलब ग्रामीण मतलब ग्राम यानी गांव, और स्वच्छता तो हम लोग जानते हैं जिसको अपने भाषा में क्लीननेस भी कहेंगे। आगे आते हैं, इसके बारे में कुछ परिचय है जिसको पहले परिचय पढ़ लेते हैं कि इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ने मिलेगा। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स पहला है कि इसके बारे में ग्रामीण का स्वच्छता का परिचय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलेगा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। इसके बाद आता है गांव में स्वच्छता की स्थिति का परिचय। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में। इसके बाद है गांव की स्वच्छता स्थितियों में सुधार के तरीके, कैसे स्वच्छता में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता योजना तैयार करने के चरण, यानी ग्राम पंचायत अपने गांव के लिए किस तरह का स्वच्छता अभियान चलाते हैं, किस तरह सुधार करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ऊपर चलते हैं, इसमें दिख रहा है योजना को तैयार करने के तरीके, फिर उसके बाद है स्वच्छता कार्यक्रम, फिर स्मरणीय बिंदु, यानी इसके बाद जो इस लेसन में आपको याद करने के लिए जो भी चीज़ें रहेगी स्मरणीय बिंदु। उसके बाद एक्सरसाइज है, उसके बाद मूल आधारित प्रश्न जो आपको हम सॉफ्ट कॉपी में प्रदान करेंगे, और उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न ये भी आपको हम सॉफ्ट कॉपी में प्रदान करेंगे। चलिए आगे लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले था, देखिए यहाँ परिचय है, तो लेसन इसी वाइज से चलेगा जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे है। सबसे पहले परिचय था, तो पहले हम लोग परिचय पढ़ेंगे। परिचय में आता है, कहता है स्वच्छ गांव की कल्पना हर व्यक्ति करता है। सही बात है, स्वच्छ गांव की कल्पना हर व्यक्ति करता है। क्यों करता है? क्योंकि कोई भी रहना अगर चाहेगा तो स्वच्छ माहौल में ही रहना चाहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप क्या चाहिएगा कि ऐसे जगह पर रहे जहाँ बहुत सारा कूड़ा करकट डाला हुआ हो। आपके फ्लैट के आगे में जैसे ही गेट खोले एकदम एक बोरा झोला जो है कचरा गिर जाए, ऐसे जगह पर रहना आप तो पसंद नहीं करेंगे। तो इसी तरह गाँव में भी सभी लोग कैसा पसंद करते हैं कि कल्पना करते हैं कि पूरा ही गांव कैसा हो, स्वच्छ हो। कल्पना समझ सकते हैं, इमेजिन करते हैं। कहता है क्योंकि हमारे गांव, हमारे देश, भारत की अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करते हैं। हिस्ट्री में भी ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में। क्यों गांव में निवास करती है? क्या आपको जब मैंने कल लेसन पढ़ाया था कि हमारा भारत देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश। आगे देखते हैं, इसमें कहता है और यदि गांव स्वच्छ हो तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। क्यों होगी? कि सरकार यदि स्वच्छता अभियान में भाग लेकर ग्रामीण इलाकों को स्वच्छ रखे तो हम कई तरह के व्याधियों से बच सकते हैं, कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। किन तरह का समस्या होगा जो स्वच्छता की वजह से होता है, आगे हम लोग देखेंगे इस लेसन में। कहता है गांव के हर व्यक्ति को यह निर्णय लेना चाहिए या फैसला करना चाहिए। क्या फैसला करना चाहिए? कि मैं अपने घर के बाहर एवं घर के अंदर साफ सफाई करूंगा, तभी हमारा गांव स्वच्छ हो सकता है। अगर सरकार आपके गांव में आकर के बहुत सारे अभियान चला दे, सुबह शाम सफाई कर दे, और फिर आप क्या कीजिए, दिन भर गंदा कर दीजिए, फिर कल वो आए साफ करके जाए, तो ऐसे तो क्या होगा कि हमेशा गंदा होगा, साफ होगा, ऐसे स्वच्छ नहीं हो सकता। क्योंकि जो गंदगी वहाँ गिरेगा वहाँ पे तो कुछ जीवाणु बैक्टीरिया सब कुछ रह जाएंगे। साफ गांव को कोई कितना कर सकता। कहता है गांव की स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम सभी ग्रामीण नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक मतलब जागते रहो बोला हॉर्न लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जागरूक मतलब सजग रहना होगा कि सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि बारिश में कोई खाने पीने वाली वस्तुएं जो है, जैसे सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जी बेचने के बाद जो व्यापारी होते हैं सब्जी का बचा हुआ कचरा जो है वहीं मंडी में डाल देते हैं।
इससे क्या होता है 1 से 2 दिन के अंदर वो सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद उसमें क्या हो जाता है, छोटे छोटे कीटाणु हो जाते हैं जो उस इलाके को दूषित कर सकते हैं। तो सजग रहने से क्या होगा, जैसे ही व्यापारी सभी सब्जी बेचकर वापस घर को जाते हैं, यानी रात्रि के समय, दूसरे दिन या उसी दिन उस हटिया को लगाने वाला या फिर उस मंडी को जो संरक्षण होता है, जो उसका अधिकारी होता है, उसका ड्यूटी रहता है कि वो क्या करवाए, उस इलाके को फिर से पुनः साफ करवाए, ताकि अगली बार जब व्यापारी फिर से पुनः अपने सामान को बेचने के लिए वहाँ आए तो उसे कैसा माहौल मिले, स्वच्छ माहौल मिले। इसलिए कहता है जागरूक होने की ज़रूरत है। समय समय पर लोगों के जागरूक करने के कार्यक्रम चलाने चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, लोग भूल जाते हैं अपनी चीज़ों को, दिनचर्या में बिजी रहते रहते, तो उसको जागरूक करने के लिए क्या चलाना चाहिए, कार्यक्रम चलाना चाहिए। जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए। कहता है जिसमें लोग बेहतरीन ढंग से जी सके। इस वजह से क्या होगा, लोग बेहतरीन ढंग से जी सकेंगे। आगे कहते हैं कि इस अध्याय में हम ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति में सुधार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग किसके बारे में अभी सिर्फ पढ़ेंगे, ग्रामीण, फिर इसके बाद देखेंगे शहरी क्षेत्र में कैसे रखा जा सकता है स्वच्छता। आगे देखते हैं, तो टॉपिक शुरू हो गया, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, यानी ग्राम में जो है, गांव में जो है, किन किन तरह के स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, और जो निजी ग्रामीण जो होते हैं मुखिया के द्वारा या फिर सरपंच के द्वारा किन किन तरह के चलाए जाते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत होता है कि सन 1986 में, 1986 के बाद, यानी देश की स्वतंत्रता के बाद, कहता है ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में भारत में स्वच्छता की पहली संचालित पहल थी। अब आपका क्वेश्चन बन गया कि आप कह सकते हैं, क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्वच्छता की पहली संचालित पहल कब हुई थी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1986। पहली स्वच्छता पहल कब की गई थी, 1986। लिख लीजिए क्वेश्चन। आगे आता है, कहता है यह राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था। तो पहली बार कब हुआ था, कौन सी सरकार थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी। कब, ईस्वी कौन सी थी, 1986। क्या किया गया था 1986 में, पहला स्वच्छता पहल किया गया था। यानी उस समय पहली बार किसी ने स्वच्छता के बारे में, कोई राजनेता थे ऐसे जो स्वच्छता के बारे में इतनी गंभीरता से बात की और उसके लिए कार्यक्रम चलाए। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कहता है राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य क्या था, इसका टारगेट क्या था कि गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा को हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, BPL कार्ड का नाम सुने ना, ये 2 कार्ड होता है, एक APL कार्ड और एक BPL कार्ड। APL कार्ड और BPL कार्ड का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। APL का APL का फुल फॉर्म बताना है, APL का फुल फॉर्म बताना है, और दूसरा BPL का फुल फॉर्म बताना है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए APL का फुल फॉर्म क्या होता है, BPL का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे, कहता है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालय का निर्माण कराना था। यानी शौचालय बनवा के देते थे पहले सरकार, आपको शायद याद हो तो। स्वच्छता कार्यक्रम के पीछे मुख्य कारण ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। क्यों बना के देते शौचालय, जगह जगह पर अभी भी आप जाइएगा तो बहुत सारे पुराने शौचालय अभी बने दिखेंगे, जो अभी कार्यरत नहीं है, और कुछ अभी क्षतिग्रस्त हो गए, और कुछ अभी तक कार्यरत है। जो ग्रामीण सजग हैं, जागरूक हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो उनको सरकार के द्वारा बना कर दिया गया है शौचालय, उनको अभी तक वो मरम्मत करके अपने उपयोग में ला रहे हैं। कहता है महिलाओं को गोपनीयता और गरिमा प्रदान करता है। तो इस तरह के शौचालय सबसे ज़्यादा सुविधाजनक किसके लिए होंगे, जी हाँ जरूर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले शौच करने के लिए ग्रामीण लोग कहाँ जाया करते थे, खेत में जाया करते थे। फिर खेत में तरह तरह की दिक्कतें होती थी, जैसे सांप है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, या फिर कोई जानवर है, या किसी और चीज़ से भी खतरा हो सकता है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सेवाएं किसके लिए थी, महिलाओं के लिए। महिलाओं को ज़्यादा खेत शौच करने के लिए नहीं जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय को हर एक गांव, हर एक वार्ड, सभी अलग अलग लेवल पे तैयार करके प्रदान किए थे। कहता है इसको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने के दौरान 1999 में ईस्वी में कुल स्वच्छता अभियान यानी TSC
में पुनर्गठित किया गया था। कहता है इस अभियान का उद्देश्य क्या था, इसका क्या मकसद था कि 2010 तक बना कब था, 1999 में, किसके समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, जो मुख्यमंत्री रहे उस समय। उसका क्या सोचना था कि टारगेट लेकर चले थे, अनुमान लेकर चले थे 2010 तक ऐसा टारगेट रखे थे कि खुले में शौच कहाँ करेंगे, खेत में ही करेंगे कि आसमान में करेंगे। जी हाँ, खुले में शौच खेत में ही होता है, उसी का अर्थ वही हुआ कि खुले में शौच को खत्म करना था, टारगेट था। इसके लिए क्या कर रही थी सरकार उस समय, आप देखे होंगे स्कूल की दीवारों पर पेंट बना करके, पेंटिंग करके, चित्रकला करके उनको बताया जाता था कि किस तरह से खुले में शौच करने के बाद उस शौच से बहुत सारे बीमारियां जो है हमारे घर तक पहुंच जाती थी। कहता है 2 अक्टूबर आपको याद होगा किसका जन्मदिन है, 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है, 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन मनाते हैं जी, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन मनाते हैं। कहता है 2 अक्टूबर 2014 को मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा स्वच्छता पर एक व्यापक और सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम को सभी राजनेता, जैसे जैसे सरकार बदलती गई, लेकिन स्कीम वही रहा कि सबको क्या करना है, स्वच्छता को, अभियान को आगे बढ़ाते रहना है। 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है आप बताएंगे, 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है आप बताएंगे। उसके बाद आपसे मैंने पूछा था एपीएल और बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एपीएल का फुल फॉर्म, बीपीएल का फुल फॉर्म, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अब आगे चलते हैं, नया टॉपिक है, कहता है गांव में स्वच्छता की स्थिति का परिचय। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। कहता है भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में, आपको पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़े होंगे, भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, वो ईस्वी सन टाइप कर दीजिए। उसमें आपको लिखना है पंचवर्षीय योजना और उसका समय अवधि लिख दीजिए। पंचवर्षीय योजना के रूप में 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था। कहते हैं 1981 की जनगणना से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति अभी कमजोर है। ये कब पता चला था, 1981 में पता चला। कब पता चला, 1981 में पता चला। अटल बिहारी कब लागू किए थे, 1999 में किए थे। पहली बार कब किया गया था लागू, पहली बार कब किया गया था लागू, अभी जस्ट आपको बताए थे। पहली बार पहल कब किया गया था स्वच्छता को लेकर के, पहली बार स्वच्छता को लेकर के देखिए यहाँ 1986 लिखा हुआ, 1986। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कौन से ईस्वी सन का, 1981, यानी इसके 6 साल के बाद पहली बार बातचीत किया गया इसके बारे में स्वच्छता को लेकर के। तो कहता है 1954 में शुरू हुआ था, 1981 की पहली जनगणना से ज्ञात हुआ कि स्वच्छता की स्थिति कमजोर है, जिसके 5 साल के बाद यानी 1986 में इस पर ध्यान दिया गया और पहला पहल चलाया गया। इसलिए सन 1981 से 90 के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता के लिए, पेयजल मतलब पीने वाले पानी के लिए, आप देखेंगे उस समय सरकारी नलकूप लगाई जा रही थी पेयजल के लिए, पीने वाले जल के लिए, स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक में ग्रामीण स्वच्छता पर जोर देना शुरू किया गया। कहते हैं भारत में वर्ष 1986 पहुंच गए। 1986 में जो पहला पहल हुआ था स्वच्छता के लिए, 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि आपको बताना है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया, जिसका आंसर आपको क्या लिखना है, 1986। क्या लिखेगा आंसर, 1986। आपसे लास्ट में हम यही सब क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना होगा, तो आप ध्यान में रखिएगा क्या क्या हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं। कह रहा है जिसका उद्देश्य क्या था, किसका उद्देश्य, इस ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। प्राइमरी रूप से क्या करना, ग्रामीण लोगों के जीवन में क्या करना, स्तर में सुधार करना, सुधार लाना, और खासकर महिलाओं को, यहाँ पे अनुसार दिया हुआ है आप देख लीजिए, नीचता एवं समान प्रदान करना है। सन 1999 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मांग जनित दृष्टिकोण ने ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता तथा स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन में वृद्धि करने के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास गतिविधियों पर
अधिक जोर दिया। कब? 1999 में। क्या नाम था इस योजना का? संपूर्ण स्वच्छता अभियान। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, बताइए संपूर्ण स्वच्छता अभियान कब लागू हुआ? तो आप कहिएगा 1999। मांग जनित कब हुआ था? तो इसी के बाद, इसी के अंतर्गत हुआ था। अंतर्गत मतलब इसी के साथ में किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र के माध्यम से समुचित विकल्पों से के चयन करने हेतु उनकी क्षमता में बढ़ोतरी करना, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए, जो गरीबी रेखा के नीचे है, गरीबी रेखा का आपको अंग्रेजी में भी हम पूछे थे, बीपीएल का फुल फॉर्म बताना है, मान्यता देते हुए वैकल्पिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण तथा उपयोग पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। मतलब अब यहाँ क्या किया जाने लगा? पहले तो शौचालय बना के दिया जाता था, अब उसके बाद क्या किया जाने लगा कि इसके लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाने लगा कि आप घर में बना सके, आप घर में शौचालय को बना सके और उसका उपयोग कर सके। कहते हैं टीएससी के उत्तरोत्तर कार्यक्रम के रूप में सन 2012 में कौन सा? निर्मल भारत अभियान। अब देखिए बहुत सारा अभियान इसके अंतर्गत आ रहा है, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। निर्मल भारत अभियान कब लागू हुआ? सन 2012 में। सन 2012 में शुरू किया गया था। एनबीए, निर्मल भारत अभियान। एनबीए का फुल फॉर्म क्या हो गया? निर्मल भारत अभियान। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था कि नवीनकृत कार्यनीति और संतृप्त दृष्टिकोण को अपनाते हुए ग्रामीण इलाकाओं में स्वच्छता अभियान में तेजी लाना था। एनबीए यानी निर्मल भारत अभियान के आवश्यक परिणामों की प्राप्ति के लिए निर्मल ग्राम पंचायतों के लिए कार्यक्रम किया गया। कहता है एनबीए के तहत वैकल्पिक पारिवारिक शौचालय के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया। अब इसके अंतर्गत जो राशि दी जा रही थी उसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। कहता है मनरेगा के साथ, अब आपको एक और काम करना है, आपको बताना है मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, मनरेगा कब जारी किया गया था। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? कहता है इसके साथ अभिसरण के अतिरिक्त सहायता प्राप्त की गई। हालांकि इन कार्यक्रमों ने देश की ग्रामीण स्वच्छता की छवि में सुधार में कुछ प्रगति की। कुछ प्रगति मतलब हल्का प्रगति किया था, उतना ज़्यादा सुधार नहीं कर पाया। वर्ष 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता की गणना की गई। उसमें निजी शौचालय वाले परिवार की संख्या मात्र कितनी थी? 33%। मतलब जब भारत की जनगणना 2011 में की गई थी, जो हर कितने वर्ष पर होता है, भारत की जनगणना हर कितने वर्ष पर की जाती है, आप बताइएगा। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जनगणना डैश कितना वर्ष होता है, आप वर्ष टाइप कीजिए। कहता है जब की गई उस समय 33% मात्र ऐसे घर थे, पूरे भारत में 33% मात्र ऐसे घर थे जिनके पास अपना प्राइवेट शौचालय था, जिसके लिए उन्हें खुले में शौच करने को नहीं जाना पड़ता था। कितने परसेंट थे? 33%। इसके पश्चात, इसके बाद समग्र स्वच्छता प्राप्ति के प्रयास में सार्थक रूप से तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री सन 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य क्या था कि 2 अक्टूबर सन 2019 तक टारगेट रखा गया। 2 अक्टूबर 2019 तक क्या करना कि अर्थात गांधी जी की 150वीं जयंती पर, गांधी जी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में खुले में शौच प्रथा को समाप्त करके स्वच्छ भारत बनाना, ऐसा टारगेट रखा गया 2014 के प्रधानमंत्री के द्वारा। 2014 में प्रधानमंत्री कौन था? आप सबको पता है, एक बार नाम टाइप कर दीजिएगा। 2014 प्रधानमंत्री बराबर उनका नाम। उनका टारगेट क्या था? गांधी जी के 150 जन्मदिन पूरा कब होंगे? 2019 में 2 अक्टूबर को। उस समय तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना। आपके पास क्वेश्चन भी बन गया कि बताइए 2000 यानी प्रधानमंत्री का नाम लिखना है आपको। आपको क्वेश्चन क्या रहेगा कि बताइए किनका यह लक्ष्य, किसने यह लक्ष्य रखा कि भारत को गांधी जी के 150वीं जयंती पर 2019 2 अक्टूबर को स्वच्छता
मतलब स्वच्छ भारत के तहत जो है खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य किसने रखा था? आगे आता है स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाकर, जन आंदोलन मतलब जनता के लिए आंदोलन का रूप दे दिया उसको, कि जन आंदोलन बनाकर ग्रामीण भारत का काया पलट दिया। कैसे कि ऐसा विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ 2 बार कभी कभी आ गया, कहीं भी, अच्छा कहीं भी कभी भी नहीं हुआ। सन 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत के बाद 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। कितना शौचालय बनाया गया? 10 करोड़ शौचालय। सोच सकते हैं गिनती में कितना ज़्यादा हुआ। फिर कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सन 2019 तक देश के सभी गांव और फलतः सभी 36 राज्य केंद्र शासित, दोनों को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया। ऐसा टारगेट रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक गांधी जी के कितने जन्मदिन पर? 150वें जन्मदिन पर क्या कर देना कि खुले में शौच से मुक्त करना, और ऐसा सफल रहा। गांव की स्वच्छता रहती में सुधार के तरीके, किन तरीकों से गांव की स्वच्छता इसकी स्थिति को सुधारा जा सकता है? अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वहां की स्थिति को भी आप भी सुधार सकते हैं। कैसे? कहता है स्वच्छता को अपनाने के साथ साथ गांव के वातावरण को साफ रखना भी आवश्यक है। गांव के स्वच्छता के साथ साथ क्या करना है? वातावरण को भी साफ रखने की ज़रूरत है। इसमें कहते हैं गांव के वातावरण को स्वच्छ रखे बगैर हम स्वच्छता को अपनी शैली नहीं बना पाएंगे। अगर वातावरण को साफ नहीं रखेंगे तो हमारा गांव साफ नहीं हो। ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर करता। अगर आप इस काम को करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को रख के मान के चलेंगे तो पूरा नहीं होने वाला। उदाहरण ले लीजिए। कहता है उदाहरण के लिए हम लोग अपने घरों को साफ रखते हैं लेकिन कूड़ा जो है सड़कों पर फेंक देते हैं। सही बात, बहुत जगह पे देखे हैं कूड़ा कहाँ फेंक देते हैं? सड़कों पर फेंक देते हैं। अब ये कूड़ा फेंकने के, अब आप बोलिएगा कि अब नहीं फेंकते हैं सर, अब ऐसा नहीं। हाँ पता है हमको भी, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अभी सरकार ने जो है 2 बॉक्स वाला नियम चलाया ना, एक ब्लू और एक ग्रीन बॉक्स, यानी सूखा कचरा और गीला कचरा वाला। जी हाँ, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अब आप कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं होता है, कूड़ा जो है सड़कों पर नहीं फेंका जाता है, कूड़े को डब्बे में रख दिया जाता है, डस्टबिन में। सुबह सुबह सफाई कर्मी आते हैं, उस डिब्बे को अपने साथ पलट कर खाली करके ले जाते हैं, सूखा कचरा गीला कचरा। इसके लिए टीवी पर ऐड भी आया करते थे। कहता है घरेलू शोकेस पिट बनवा कर देखभाल नहीं करते, जिससे पानी बाहर बह जाता। छोटे बच्चे अपने घर के बाहर सार्वजनिक नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े इत्यादि का ढेर लगा देते। कहता है इसके अलावा सार्वजनिक मतलब जो सरकारी हो, सार्वजनिक जल स्रोत पर कीचड़ का ढेर पर्यावरण के लिए खतरा। कीचड़ में क्या होता है? बहुत तरह तरह के कीटाणु जन्म ले लेते हैं, जो कीचड़ के संपर्क में आने से क्या हो सकता है? हम लोगों की तबीयत खराब भी हो सकता है। कहता है कि गांव में नालियों का अभाव पानी का जमाव कर सकता है, जिससे मच्छर पैदा होंगे। सही बात है, इन सभी चीज़ों से क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। फिर कहता है इसलिए हमें वातावरण साफ रखना चाहिए। हमें वातावरण क्यों साफ रखना चाहिए? पता चल गया। हमें वातावरण इसलिए साफ रखना चाहिए जिससे कि हमारे गांव में तरह तरह के कीटाणु जन्म ना ले और हमारे गांव को दूषित ना करे, यहाँ के रहने वाले नागरिकों को क्षति ना पहुँचाए। इसके लिए ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य कर सकती है। क्या कर सकती है इस सभी चीज़ों से बचने के लिए? देखते हैं। पहला तो ये कर सकती है कि दिशा निर्देश के अनुसार GPWSC या BWSC का गठन करें। उसके बाद डंपिंग यार्ड के लिए स्थान उपलब्ध कराना, गांव से कहीं बाहर कहीं अलग जगह पे डंपिंग यार्ड का बनवाना होगा जगह। फिर नियम बनाना तथा उसका पालन ना करने के लिए दंडात्मक कार्यक्रम का निर्णय ले। नियम बनाया जाए कि हाँ भाई किस तरह से कचरा कहाँ डिपोट होगा, कौन करेगा, किस समय करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा। उसको पालन नहीं करने वाले को क्या मिले? दंड मिले, जुर्माना किया जाए या उसको सज़ा दिया जाए कि आपकी बात से आपको करना है, या कितना अगले कुछ भी तरह का सज़ा दे सकते हैं। स्वच्छता की गतिविधियों की योजना बनाना एवं इस स्वच्छता योजना में GPWSC और BWSC की मदद लेना। उसके बाद कहता है कि इन दोनों कार्यक्रम फंक्शन ऑफ GPWSC या BWSC
ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। ग्राम पंचायत की मदद से गांव में बंद नालियों तथा पक्की सड़कें का निर्माण कराया जा रहा है। सही बात है, अभी तक तो लगभग सभी बहुत जगह पे हो चुकी है काम। कहता है जिससे गंदगी जो है समाप्त हो और स्वच्छता भारत मिशन का अभियान पूरा हो। लगभग तो स्वच्छता भारत अभियान में ये जो गांव में सड़कें बनाना, नाली बनाना का काम लगभग जगहों पे पूरा हो चुका। कहता है ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण स्वच्छता के अनेक कार्य किए गए तथा भारत सरकार की मदद से एक संपत्ति गठित की गई। इसमें 12 सदस्यों को शामिल किया गया जो निम्न प्रकार से है। इन 12 सदस्यों को हम लोग देखते हैं कौन कौन है। ये रहे। कहता है पहला कौन है, ग्राम पंचायत के सदस्य। पहला कौन होगा, ग्राम पंचायत के सदस्य। पहला कौन, ग्राम पंचायत। आवाज नहीं आ रहा, हाँ सही बोले। दूसरा कहता है 50% महिलाएं जिसमें आशा कार्यकर्ता भी शामिल हो, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और एवं शिक्षक भी शामिल हो। तीसरा कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि मतलब उनके मुखिया भी इनमें शामिल हो। फिर कहता है स्वच्छता के घटक के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल है। क्या क्या कार्यक्रम शामिल है वो देखते हैं। कहता है पहला, मानव या पशु के मल का सुरक्षित निस्तारण मतलब उसको अच्छी तरह से डिस्पोज किया जाना चाहिए। पेयजल की सुरक्षित भंडारण एवं रखरखाव। पेयजल के लिए जो नलकूप वगैरह लगाए गए हैं सभी जगहों पे आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी टंकियाँ लगाई गई है, पाइपलाइनें बिछाई गई है। उसके क्या है, सुरक्षित भंडारण होना चाहिए, यानी टंकी में जो पानी जमा हो रहा है उसके बराबर नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। और जो पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तो जिन जगहों पर नल लगे हुए हैं वहाँ पर कादो जमा नहीं हो, कीचड़ जमा नहीं हो, इन सभी चीज़ का ध्यान देना है। फिर कहता है निजी सफाई, जिसमें मासिक धर्म के दौरान सफाई शामिल है। मासिक धर्म समझते हैं, जी हाँ, लड़कियों से संबंधित है मासिक धर्म। निजी सफाई कहता है उसको भी शामिल किया गया है। फिर कहता है भोजन में स्वच्छता, माने जो खाने की चीज़ है उसको स्वच्छ रूप से रखना, यानी अगर दुकानों में कुछ चीज़ें रखी हुई है तो उसको एक जाली से ढक के रखना ताकि उस पर मक्खियाँ ना आ सके, हाउस फ्लाई ना आ सके। घरेलू मक्खी जो होती है वो अपने पैरों के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया जीवाणु को लेकर के आती है और आपके खाने के ऊपर झाड़ कर चली जाती है। इसके बाद अपशिष्ट जल का सुरक्षित निस्तारण, जो नहाने के बाद पानी, कपड़ा धोने के बाद पानी जो आता है नाली में जो आता है उसका अच्छी तरह से जो है बड़े जैसे तालाब या गड्ढे में जमा किया जाए, जो धीरे धीरे फिल्टर होके या तो ऊपर चले जाए भाप बन के, या तो जमीन द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, तो उसका कहता है अपशिष्ट जल। उसके बाद ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण, जो कचरे होते हैं ठोस कचरे, उसका अपशिष्ट का बढ़िया से व्यवस्था किया जाए। ठोस कचरा अपशिष्ट कौन सा, वही बाथरूम वगैरह जो करते हैं तो जो टंकी फुल करके जाता है। इसके बाद सामुदायिक सफाई, सामुदायिक मतलब हमारे समाज में जो गली कुची है, जो किनारे हैं, रोड है, सड़कें हैं, उसके साइड में जो गंदे जमा हो जाते हैं उन सभी का भी सफाई करना जरूरी है। कहता है ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की स्थिति पर भी दयनीय है, फिर भी दयनीय मतलब बहुत ही बुरी। कहता है गांव स्वच्छता की अनेक समस्याओं अभी भी देखी जा रही है जो निम्न प्रकार है। अभी भी क्या देखने के लिए मिल रहा है, खुले में शौच। अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा, जब ऐसा कहा गया कि 2 अक्टूबर 2019 में खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया, तो ये फिर कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, हो सकता है ये पहले वाला होगा इसके लिए। अब ऐसा ही काम हो गया, खत्म, इसको काट देना चाहिए। खुले में शौच जो कि अब नहीं रहा। जगह जगह कचरा डालना जो अभी भी बरकरार है, कई साल और अभी आगे रहेगा, क्योंकि अभी इसके लिए लोग जागरूक उतनी रूप से नहीं हुए हैं। फिर कहता है ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य करने के लिए इन दोनों का सहयोग लेकर निर्देश कर सकती है, जो निम्नलिखित है। क्या निर्देश कर सकती है? पहला, समस्या की गंभीरता के लिए सर्वेक्षण, अगर कोई मामले में गंभीर समस्या है तो उसके लिए सर्वेक्षण करना चाहिए, जांच करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छता की कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, किस तरह से स्वच्छ रखा जा सकता है इसके लिए योजना तैयार करना चाहिए। स्वच्छता कार्यक्रम का कार्यान्वयन मतलब जो स्वच्छता कार्यक्रम बनाया गया है वो अच्छी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। फिर कहता है डंपिंग यार्ड के लिए स्थान उपलब्ध कराना, जो आपको बताया मैंने अभी सरकार के द्वारा अभी फिलहाल में चलाया जा रहा है
पिछले 1.5 सालों से तो लगभग चल ही रही है। ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, हाँ, ब्लू डब्बा और ग्रीन डब्बा वाला डस्टबिन का जो अलग सूखा कचरा गीला कचरा, उसके लिए डंपिंग यार्ड होना चाहिए कि जो यहाँ से सफाई कर्मी उठा कर ले जाए तो वो कहाँ फेंकेंगे। गलियों में झाड़ू लगाने, नालियों का निर्माण एवं सफाई करने, ठोस एवं अपशिष्ट जल के निस्तारण के लिए व्यवस्था करना, फिर पेयजल स्रोत आउटलेट पर प्लेटफॉर्म का अनुरक्षण उत्पन्न कराना। प्रास्ताविक उपाय क्या है? उपाय इसके लिए जो किया जा सकता है, कहते हैं कि स्वच्छता एवं सफाई की प्रचलित प्रथाओं की जानकारी के लिए परिवार का सर्वेक्षण करना चाहिए, यानी कितने परिवार हैं, गांव में कितने परिवार हैं, इनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। फिर स्वच्छता में सुधार की आवश्यकता पर गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए गांव का दौरा करना चाहिए। तो यानी गांव के लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि आपको जो है गीला कचरा गीले वाले बॉक्स में डालना है, सूखा कचरा सूखे वाले बॉक्स में डालना है, पानी का निस्तारण कैसे करना है, अपने घर में जो नालियाँ होती है उसकी नियमित रूप से सफाई होती रहना चाहिए, खुले में शौच करने नहीं जाना है। इन सभी चीज़ों की शिक्षा देने की ज़रूरत होती है। फिर कहते हैं अपेक्षित व्यक्तिगत परिवार शौचालय, सामुदायिक शौचालय की संख्या का निर्धारण करना, मतलब कितना होना चाहिए, अपेक्षित व्यक्तिगत परिवार में कितने शौचालय होने चाहिए, और या फिर सामुदायिक शौचालय कितने होने चाहिए। अगर लोग ज़्यादा हैं और शौचालय कम है तो इससे गंदगी ज़्यादा बढ़ेगी, है कि नहीं, इसमें दिक्कत हो सकता है सभी को। फिर कहता है ग्राम सभा की मंजूरी प्राप्त होने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं। अच्छी बात है। किसकी मंजूरी मिलने के बाद? ग्राम सभा की मंजूरी मिलने के बाद। कहाँ बनाया जाए, कहाँ नहीं बनाया जाए। जैविक दृष्टि से क्षरणशीत एवं जैविक दृष्टि से गैर क्षरणशीत अपशिष्ट को डालने के लिए अलग अलग कूड़ेदान पेटी रखने के लिए लोगों को प्रेरित करना, जो कि अभी आपको जस्ट हमने बताया, वही सेम ब्लू और ग्रीन बॉक्स। आगे आता है अपशिष्ट के घर घर संग्रहण के लिए तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब जो कचरा आप जल्दी वहाँ नहीं फेंक सकते उसको आप ऐसे डस्टबिन में डाल सकते हैं जो ऑटोमेटिक सर करके बायोगैस बन जाए, जैसे अनाज का छिलका, हाँ, फलों के छिलके, इस सब को क्या कर सकते हैं आप अपने ही फुलवारी में डालने के लिए बायोगैस, मतलब उसको बायो कंपोस्ट बना सकते हैं। उसको क्या करना होता है, एक डब्बे में रख करके 15 से 30 दिन के बाद उसको निकालना होता है, जिसमें वो सरगल के मिट्टी के रूप में ले आ जाता है। फिर कहता है डंपिंग यार्ड की व्यवस्था करना, जहाँ कूड़े करकट सारे फेंके जाएंगे उसकी एक जगह से व्यवस्था करना। फिर आता है ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंध के लिए प्रस्ताव तैयार करना, जो ऊपर में आपको बता चुके हैं कहाँ फेंका जाना चाहिए। जैसे रसोई एवं मसलन करने से गृह से उत्पन्न जो होता है, अभी जस्ट देखिए बायोगैस प्लांट का निर्माण करना, अभी जस्ट आपको इसके बारे में बताया। नालियों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लिया जाए। आगे देखते हैं। कहता है बोरवेल जो गाड़ते हैं, हैंडपंप, सार्वजनिक टूटियाँ के आसपास के इलाके की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पानी जमा होने से क्या हो सकता है, कीचड़ बन सकता है, जिसकी आपको बराबर रूप से सफाई करनी चाहिए। फिर कहता है निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए अपेक्षित क्षेत्रों में सुधार के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। निर्मल ग्राम आपको क्या है कि अच्छे ग्राम को बनाने के लिए पुरस्कार भी देना चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों में कंपटीशन होगा और लोग जागरूक होकर के अपने गांव को साफ रखने में ज़्यादा योगदान देंगे। कहता है ग्राम पंचायत तथा WSC की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। कैसे कि योजना के अनुसार IHHL का निर्माण हो, नालियों की सफाई हो, पशु खाद का प्रबंध हो, व्यक्तिगत सफाई हो, जल के स्रोत एवं आउटलेट के आसपास के क्षेत्र की सफाई हो, घरेलू अपशिष्ट का संग्रहण तथा उससे डंपिंग यार्ड में डालना हो, ठोस तथा तरल अपशिष्ट का प्रबंध हो। इन सभी चीज़ों का क्या होना चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए। आगे आता है ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता योजना तैयार करने के चरण, कैसे कैसे स्वच्छता योजना तैयार कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। कहता है ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता योजना तैयार करने के चरण है निम्नलिखित। पहला,
सूचना का संग्रहण तथा समस्याओं की गंभीरता का आकलन, मतलब सूचना जमा कीजिए, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, कितनी नालियाँ हैं, कितने नलकूप हैं, कितने घर हैं, कितने परिवार हैं, और समस्या किन किन जगहों पर किस तरह की समस्याएं हो रही है। रणनीति यानी प्लान की पहचान करना, और लागत का अनुमान करना, और संसाधन जुटाना। ये सभी चीज़ करने के बाद आगे बढ़ा जा सकता है। पहला कहता है सूचना का संग्रहण तथा समस्याओं की गंभीरता का आकलन कैसे कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ग्राम पंचायत की आबादी को जांच कीजिए, उसमें कितने परिवार हैं उनकी संख्या का पता लगाइए। उसमें से पता लगाइए कि ऐसे परिवारों की संख्या जहां शौचालय ना हो, कितने ऐसे घर हैं जहां जिसके पास शौचालय की सुविधा नहीं है। फिर ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो खुले में शौच करते हैं, तो ये ग्रामीण में भी जाने से आने से, अगर घर में शौचालय नहीं है तो वो खुले में ही शौच करेंगे, ऑटोमेटिक सी बात है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनके घर में शौचालय होने पर भी वे खुले में शौच करते हैं, ये भी जानकारी जरूरी है। मतलब हो सकता है उनके मन में मानसिकता बनी हो कि अगर हम अपने घर के शौचालय के यूज करेंगे तो वो एक दिन क्या हो जाएगा, भर जाएगा, और भरने की वजह से पता ही है फिर खाली करवाने में कुछ खर्चा आता है, जिसको बचाने के लिए वो खुले में शौच करने जाते रहते हैं। स्कूल एवं आंगनबाड़ियों में शौचालय एवं स्वच्छता की स्थिति की सूचना को भी प्राप्त करना, ये सभी चीज़ क्या कर सकते हैं, सूचना को ग्रहण करना है। और ठोस तरल अपशिष्ट को निस्तारण के क्या सूचना है, उसके बाद रणनीति बनाना होगा। इन सारी जानकारियों को प्राप्त करने के बाद आप प्लान बना सकते हैं। किस तरह का प्लान बनाएंगे देखते हैं। आउच। रणनीति की पहचान करना, ऐसे परिवार की संख्या जिनके लिए सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है, तो कारण देना होगा। गांव में हर रोज उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा का निर्धारण करना होगा, कितना होता है। उसके बाद अपशिष्ट यानी जैविक हो या अजैविक हो को अलग करने के लिए प्रस्तावित पद्धति होनी चाहिए, यानी सूखा कचरा गीला कचरा के लिए। फिर आता है ठोस अपशिष्ट निस्तारण के लिए प्रस्तावित तकनीकी विकल्प, क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस यूनिट, भट्टी, रिसाइकलिंग यूनिट आदि का उपयोग कर सकते हैं। फिर तरल अपशिष्ट के निष्करण के लिए प्रस्तावित तकनीकी विकल्प का यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल के साथ डंपिंग यार्ड बनवाने की ज़रूरत होती है। प्रस्तावित संग्रह तंत्र घर यानी घर घर सार्वजनिक डिब्बा होना चाहिए। वही ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स के बारे में बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं। ओहो, फिर डंपिंग यार्ड तक अपशिष्ट को ले जाने के लिए क्या होना चाहिए, तंत्र होना चाहिए। ठेले पे जाएगी, गाड़ी पे जाएगी, या नगर निगम की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी। बोरवेल और सार्वजनिक टूटियों के आसपास के प्लेटफॉर्म का सुधार करना चाहिए कि मैंने वहाँ गीला कचरा ना जमे। इसके बाद स्वच्छता तथा सफाई के बारे में गांव में लोगों को जागरूकता पैदा करना है, बताना है कैसे सफाई रखा जा सकता है। फिर कहते हैं लागत और अनुमान तैयार करना। जब आप जांच कर लिए, डाटा जमा कर लिए और प्लान भी तैयार कर लिए, अब खर्च कितना आएगा ये पता लगाते हैं। कहता है मांग एवं प्रस्तावों को अंतिम रूप से देना तथा उसकी प्राथमिकता निर्धारित करना कि कितने क्या कुछ लग सकते हैं। संबंधित सरकारी पदाधिकारियों की सहायता लेकर के तकनीकी प्रस्ताव एवं लागत अनुमान तैयार करना कि कितना खर्च आएगा। अब जब सब कुछ हो गया, खर्च का पता लग गया, खर्च आवंटन होने के बाद संसाधन को जुटाना, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को लेकर के आना। निर्मल भारत अभियान, मिशन स्वच्छ भारत तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करके संभावना का आकलन करना कि किन चीज़ों के जो है सरकार के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। लागत अनुमान तथा उपलब्ध निधियों के बीच का अंतर होने पर किसी उपयुक्त विकल्प पर निर्णय लेना, जैसे कि प्राथमिकताओं के को चरणवार कार्यान्वित करना या समुदाय एवं आम जनता के योगदान के से लागत एवं उपलब्ध निधि के अंतर की भरपाई करना। इन सभी चीज़ों को कैसे भरपाई कर सकते हैं। फिर कहता है ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड सदस्यों को इन कार्यक्रम में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी समस्याएं होती है जो इनको सामना करना पड़ता है, परंतु उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए लोगों का स्वैच्छिक समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हो। ऐसा हम लोग को भी करना चाहिए कि हमारे स्वच्छता के लिए जो कोई काम कर रहा हो सरकारी कर्मचारी, उनका सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको गांव के लोगों को स्वच्छता के प्रति उनकी व्यक्तिगत सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना होगा। तभी एक स्वच्छ आदर्श गांव की नींव बनकर तैयार होगी तथा गांव के लोगों को स्वस्थ
एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? पीने की पानी को उचित व्यवस्थित व्यवस्था करके रखना है, ऐसे यानी खुले में नहीं रखना है जिससे कि उसमें क्या हो सके, कीड़ा मकोड़ा पड़ जाए और गाँव खराब हो जाए। जैसे कहता है गाँव के लोगों को पीने के पानी स्वच्छ मिलना चाहिए। यह तभी संभव है जब पीने के पानी को स्रोत जो शुद्ध होगा। अगर ग्राम पंचायत इसका प्रबंध ठीक ढंग से नहीं करेगी तो गांव में दस्त या हैजा की बीमारी हो सकती है। ये दो बीमारी ऐसे हैं जो पानी में गंदगी की वजह से हो जाती है। दस्त यानी पेट खराब, बार बार पैखाना होते रहना, पतला झाड़ होते रहना, और हैजा, हैजा इसी से संबंधित बीमारी है। अगर जल का स्रोत साफ नहीं है तो पानी को उबाल कर पीना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, जर्म्स बहुत हद तक खत्म हो जाते हैं। कहता है इसके अलावा पीने की पानी जिस बर्तन में रखा जाए वह साफ होना चाहिए तथा पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। जिस बर्तन से पानी ले रहे हो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, मतलब घड़ा अगर है तो घड़ा में पूरे हाथ घुसा करके नहीं निकालना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, झुका करके ढाल लीजिए। आगे, बेकार पानी की निष्कासन। अगर आपको पानी की ज़रूरत ना हो तो उसे यूं ही ज़मीन के अंदर से निकालना नहीं चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गांव में घरों के से निकलने वाली गलियों में जमा ना हो, इस जमा हुए पानी में मच्छर पनपने से मलेरिया, डेंगू जैसे रोग हो सकते हैं। इसलिए घर के अंदर या बाहर सोखते यानी गड्ढे, पिट का निर्माण कराना चाहिए जिससे गंदे पानी का निपटारण किया जा सके। ग्राम पंचायत के लोगों को ऐसे सोखते गड्ढे या पिट बनवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मानव मल का सुरक्षित निपटारण, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। खुले में शौच करने के कारण दस्त, हैजा और मोती झरा आदि रोग फैलता है। इसलिए गांव में हर घर में शौचालय हो, अर्थात उनका खुले में शौच जाने से मुक्त हो। कहता है कि कूड़े कचरे और गोबर को उचित निपटारा करना चाहिए। घरों के चारों ओर सड़क पर फैले गोबर और कूड़े कचरे के से मक्खियों पैदा होती है, जिससे गोबर व मिट्टी टिटनस के कीटाणु पनपते हैं तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गांव में कूड़े व गोबर का ढेर ना हो। और किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत साफ सफाई। कहता है व्यक्तिगत साफ सफाई, गांव की सफाई के साथ साथ व्यक्ति की अपनी सफाई भी जरूरी है। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? 6 बातें हैं। पहला पढ़ते हैं, खाना खाने से पहले हाथ साफ करना, जो कि नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। नाखून नियमित रूप से काटना, नेल कटर नहीं मिलता होगा, कोई बात नहीं, चलेगा। हर रोज दातुन करना, हाँ शेर कहाँ दातुन करता है, नहीं भी कीजिएगा, चलेगा। नियमित रूप से नहाना, उतना पानी बर्बाद नहीं करना, नियमित रूप से, रोज रोज पानी बर्बाद करने की जरूरी नहीं है। शौच करने के बाद हाथ साफ करना, उतना को तो चलता है, क्या दिक्कत लेना। खुले में पेशाब व मल त्याग करना या खुले में थूकना गांव में स्वच्छता अभियान के द्वारा गांव को साफ रखने के साथ साथ संक्रामक बीमारियों से दूर करने का है। अब आता है बात ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ये लास्ट है। कहता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार किया गया कि क्या क्या कर सकते हैं। तो 6 गो है, 6 गो में से पहला विचार के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है मांग आधारित कम लागत वाला स्वच्छता उपागम, यानी ऐसा कुछ काम करना है जो कम लागत लग करके स्वच्छता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। फिर कहता है स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी निकायों, गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता। अब आता है पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय प्रशासन को जलपूर्ति और साफ सफाई का कार्य करने के लिए इनको रख रखाव का उत्तरदायी सौंपना होगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1993 के तहत गिनी कृमि रोग की संख्या शून्य करना और जल की गुणवत्ता में सुधार करना और 2024 तक इनकी पूरी तरह से उन्मूलन करना, खत्म कर देना और IEC कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई में सुधार और समग्र पर्यावरण की सुरक्षा की संकल्पना को शुरू करना। और लास्ट पॉइंट कहता है मौजूद शुष्क शौचालय को कम कीमत से स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित कर देना।
इसके साथ ही कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो हम सॉफ्ट कॉपी में देंगे, और ये सब स्मरणीय बिंदु है जो याद रखना है आपको। पहली बार जब हुआ तो उस समय कितना था, 33% था शौचालय की संख्या। प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2019 तक रखा गया था टारगेट कि क्या खुले में शौच से मुक्त कर देगा, मुक्त हो भी गया था 2 अक्टूबर तक 2019 तक। उसके बाद और क्या, किस तरह गांव को स्वच्छ रखा जा सकता है, पहली बार पहल कब किया गया था, है कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कब पहल किया था, राजीव गांधी ने कब पहल किया गया था। ये सारे क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल जाएगा, आप सभी को याद कर लेना अच्छी तरह से। और इसी के साथ आज का लेसन खत्म। अपने जो भी आर्ट्स के साथी हैं, स्कूल में हैं, जो कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो घर बैठे भी इस वीडियो से देख करके खुद को शिक्षित कर सके। अगर आपको किसी और तरह की समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको क्या दिक्कतें हो रही है। जो आपको वीडियो से अगर कोई परेशानी है या और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। अन्यथा लेसन वाइज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसी बुक को हम लोग फॉलो करते रहेंगे ताकि बीएसईबी बिहार बोर्ड के 12th आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए सफलतापूर्वक योजनाबद्ध हम लोग किताब को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।